नमस्कार। आज ट्यूसडे 29 जुलाई 2025 है और आज हम इसी तारीख के अहम समसामयिक मामलों करंट अफेयर्स का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये खास तौर पर उन सभी के लिए तैयार किया गया है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारी ये पूरी चर्चा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दूसरे क्रेडिबल गवर्नमेंट सोर्सेज पर आधारित है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनका परीक्षा के नजरिए से क्या महत्व है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है और उनका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसे समझाना है। श्रोताओं को इससे एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानने को मिलेंगे और हाँ, परीक्षा के तीनों स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी जानकारी भी मिलेंगी। यानी असली गूंज आवाज की नहीं, असर की होती है। इसे अगर हम एक एस्पिरेंट की यात्रा से जोड़ें तो ज्ञान की गहराई, नॉलेज की डेप्थ और उसका एक लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मायने रखता है। बहुत खूब। और यही गहराई हम आज के चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस से, जिसमें पहले जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के मुद्दे होंगे, फिर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 और उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से जुड़े विषय। और आखिर में हम एग्जाम सप्लीमेंट्स पर भी नजर डालेंगे, जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज और रिवीजन फ्लैश कार्ड शामिल होंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए, डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और सबसे पहले सेक्शन 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दे आते हैं। बिल्कुल। और पहला बड़ा मुद्दा है भारत की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, इस पर संसद में, पार्लियामेंट में काफी गर्मागर्म बहस हुई है। सरकार ने अपनी रणनीति का खुलासा किया है। क्या है ये पूरा मामला? कहाँ से शुरू हुआ? इसकी जड़ें जाती हैं 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले तक। वो हमला बैसरन मेडो पहलगाम में हुआ था, जहां 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। 26 नागरिक, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, कश्मीर के पर्यटन, टूरिज्म को चोट पहुंचाना और सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन फैलाना। और इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ ने। टीआरएफ, ये कौन सा समूह है? टीआरएफ असल में लश्कर-ए-तैयबा, जिसे एलएटी भी कहते हैं, उसी का एक प्रॉक्सी संगठन है। मतलब एलएटी का ही एक मुखौटा है। और ये बात महत्वपूर्ण भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अच्छा, तो इस हमले के जवाब में भारत ने क्या किया? यानी खतरे को पहले ही भांप कर उसे रोकना। प्रियम्पशन, मतलब हमला होने से पहले ही एक्शन लेना। ठीक है, अब ये ऑपरेशन सिंदूर असल में था क्या? सुनने में तो काफी नाटकीय नाम लगता है। हाँ, नाम तो है। देखिए, ये कोई पारंपरिक युद्ध, कन्वेंशनल वॉर नहीं था। ये एक बहुत ही सुनियोजित, वेल प्लान्ड, प्यूनिटिव कैंपेन था। प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, सजा देने के इरादे से किया गया अभियान। और ये कब हुआ? ये 7 मई से 10 मई 2025 तक चला, कुल 4 दिन। 4 दिन? तो इसका मकसद क्या था? सिर्फ बदला लेना? नहीं, मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, आतंकी ढांचा, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना। दूसरा, आतंकियों और उनके हैंडलर्स का खात्मा करना। और तीसरा, एक बहुत ही कड़ा निवारक संदेश, अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट मैसेज देना कि भारत अब इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे अंजाम कैसे दिया गया? एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? एग्जीक्यूशन में जॉइंटनेस, यानी तीनों सेनाओं का तालमेल साफ दिखा। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की अहमियत को भी दिखाता है। इसमें एडवांस सर्वेलेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी। और निशाने पर कौन था? निशाने पर कुल 9 आतंकी ठिकाने थे। इनमें से 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पीओजे के में। एलईटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में और जेएम का हेडक्वार्टर्स बहावलपुर में भी निशाने पर था, ऐसा बताया गया है। तो क्या ये जमीनी हमला था या हवाई? ये मुख्य रूप से हवाई हमला था। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई। एक खास बात यह थी कि आईएएफ ने कथित तौर पर रडार ब्लैकआउट तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तानी रडार्स को चकमा दिया जा सके, और स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। स्टैंड ऑफ वेपन्स, ये क्या होते हैं? स्टैंड ऑफ वेपन्स वो मिसाइल या बम होते हैं जिन्हें लॉन्च करने वाला एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज से बाहर रहकर ही फायर कर सकता है।
इससे पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों सुरक्षित रहते हैं। समझ गया। तो इसमें आईएएफ के अलावा नेवी और बीएसएफ का क्या रोल था? जैसा मैंने कहा, यह ट्री सर्विसेज ऑपरेशन था। आईएएफ ने तो मुख्य स्ट्राइक्स की। इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपना कैरियर बैटल ग्रुप सीबीजी तैनात किया, समुद्री दबदबा, मैरिटाइम डोमिनेंस कायम रखा और एक तरह से एयर डिफेंस शील्ड भी मुहैया कराई। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी ताकि घुसपैठ न हो सके। तो ये तो काफी बड़ा और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लगता है। सरकार इसके नतीजों, आउटकम्स के बारे में क्या कह रही है? सरकार का दावा काफी मजबूत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी और उनके हैंडलर्स मारे गए। इसमें जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा नेता अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात, सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। 0 इंडियन कैजुअलिटीज। 0 इंडियन कैजुअलिटीज। ये तो वाकई में बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी अगर ये सच है। लेकिन इस पर संसद में बहस क्यों हो रही है? विपक्ष क्या कह रहा है? हाँ, यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। लोकसभा में 28 और 29 जुलाई को इस पर जोरदार बहस हुई। सरकार के लिए ये अपनी नई सुरक्षा नीति, न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को सामने रखने का एक मंच था। लेकिन विपक्ष ने कई सवाल उठाए। कैसे सवाल? विपक्ष ने ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन, उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और उसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस पर सवाल खड़े किए। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। और विपक्ष के मुख्य तर्क क्या थे? मुख्य मतभेद ऑपरेशन की प्रकृति को लेकर था। सरकार इसे सर्जिकल प्रिसिशन वाला सफल ऑपरेशन बता रही है, जबकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तक कह दिया। हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, ऐसा क्यों? विपक्ष का एक बड़ा तर्क ये था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना क्यों बनाया गया, पाकिस्तानी सेना या सरकार के प्रतिष्ठानों को क्यों नहीं। उनका कहना था कि क्या पाकिस्तान का डीप स्टेट, मतलब वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई, एक अलग इकाई है जिसे बख्श दिया गया? ये तो एक अहम सवाल है। क्या सरकार ने इसका जवाब दिया? सरकार का तर्क यह है कि निशाना सिर्फ आतंकवाद और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, पाकिस्तान की सरकार या सेना पर नहीं। सरकार शायद एस्केलेशन को कंट्रोल में रखना चाहती थी। यहीं पर एक टेबल का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है, जो सरकार और विपक्ष के तर्कों को आमने सामने रखता है। हाँ, बताइए, इस टेबल के मुख्य बिंदु क्या हैं? देखिए, सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सफल रहा, 100+ आतंकी मारे गए, 0 कैजुअलिटीज हुई और पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सफलता का पैमाना क्या है? क्या आतंकी ढांचे वाकई नष्ट हुए? युद्ध विराम, सीजफायर क्यों हुआ? क्या अमेरिका का कोई दबाव था? पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या कोई और रणनीतिक विकल्प, स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव था? अमेरिका की भूमिका, हाँ, इस पर भी काफी खबरें थीं। प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ दावे आए थे। बिल्कुल, ये एक और विवाद का विषय बना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराई। प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी नेताओं से फोन पर बात की और शायद किसी व्यापारिक डील से भी इसे जोड़ा। लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा? भारत ने इसका पुरजोर खंडन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऐसी कोई फोन कॉल नहीं हुई थी और इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अमेरिका की भूमिका असल में थी क्या, या बिल्कुल नहीं थी? देखिए, ईएम जयशंकर ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जरूर प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और वो फोन पाकिस्तान के संभावित जवाबी हमले की चेतावनी देने के लिए था। ओह, तो अमेरिका ने चेतावनी दी थी। फिर भारत ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी का जवाब बहुत दृढ़, रेजोल्यूट था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये घटना भारत को एक दृढ़ निश्चय वाले देश और रेजोल्यूट एक्टर के रूप में पेश करती है। और क्या भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ किया? डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव? हाँ, बहुत तेजी से। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने खुद 27 देशों के अपने समकक्षों को फोन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगभग 20 राष्ट्राध्यक्षों से बात की। भारत का दावा है कि उसे व्यापक वैश्विक समर्थन, ग्लोबल सपोर्ट मिला। सिर्फ 3 देशों ने खुलकर विरोध किया। कौन से देश भारत के साथ खड़े थे? क्वाड देश, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक्स के सदस्य चीन को छोड़कर जर्मनी, फ्रांस, कई महत्वपूर्ण देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक पहल थी। और इसी से जुड़ी है भारत की नई काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन, जिसके बारे में विदेश मंत्री ने बात की। हाँ, ईएम जयशंकर ने 5 पॉइंट डॉक्ट्रिन का जिक्र किया।
ये भारत के आतंकवादी विरोधी नए सामान्य न्यू नॉर्मल को परिभाषित करता है। क्या हैं ये 5 सूत्र? पहला, प्रॉक्सी के लिए कोई भेद नहीं, नो डिस्टिंक्शन फॉर प्रॉक्सीज। मतलब अब टीआरएफ जैसे प्रॉक्सी संगठनों और उनके आकाओं में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। दूसरा, सुनिश्चित और उचित प्रतिक्रिया, अश्योर्ड एंड एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। मतलब हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा। तीसरा, बातचीत का एकमात्र एजेंडा आतंकवाद, टेररिज्म एज द सोल एजेंडा फॉर टॉक्स। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर। चौथा, कोई परमाणु ब्लैकमेल नहीं, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। भारत अब पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है। और 5वां, ये सिंधु जल संधि वाला? हाँ, 5वां है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। ये सीधा इशारा है इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु जल संधि के संभावित निलंबन, सस्पेंशन की तरफ। अगर आतंकवाद जारी रहा तो भारत संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोक सकता है। ये तो बहुत ही मजबूत और आक्रामक सिद्धांत लगता है। क्या ये पहले के ऑपरेशनों से अलग है, जैसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक? हाँ, ये उनसे अलग हैं। वो एक एक दिन के ऑपरेशन थे। ऑपरेशन सिंदूर मल्टी डे और मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। मतलब कई दिन चला और इसमें जमीन, हवा, समंदर, साइबर, स्पेस सभी आयाम शामिल थे। ये दिखाता है कि भारत अब एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करने की बेहतर क्षमता रखता है। तो इसका निचोड़ क्या है? रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसने दक्षिण एशिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को बदल दिया है। भारत ने एक नया, ज्यादा मजबूत डेटरेंस फ्रेमवर्क स्थापित करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के लिए अब आतंकवाद को पालने पोसने की कीमत, कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सरिंग टेरर, बढ़ गई है। लेकिन क्या इसके खतरे भी हैं? रिस्क्स, खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है मिसकैलकुलेशन और रैपिड एस्केलेशन का। भविष्य में अगर कोई संकट होता है तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इस नई नीति की सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। भारत की सैन्य और तकनीकी बढ़त, उसका कूटनीतिक कौशल और राजनीतिक इच्छा शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के मंच पर एक नए, ज्यादा मुखर, असर्टिव भारत का अनावरण किया है। ये तो वाकई एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चलिए अब जीएस पेपर 2 के अगले मुद्दे पर आते हैं। ये चुनावी शासन, इलेक्टोरल गवर्नेंस से जुड़ा है। बिहार एसआईआर विवाद। हाँ, जहां एक तरफ संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस चल रही थी, वहीं राज्यसभा में बिहार में मतदाता सूची, इलेक्टोरल रूल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर हंगामा हो रहा था। ये कानूनी और राजनीतिक लड़ाई बन गया है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर होता क्या है? देखिए, एसआईआर एक खास प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई करवाता है। इसमें घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होता है। बिहार में ये 24 जून 2025 को शुरू हुआ। इससे पहले बिहार में ऐसा एसआईआर साल 2003 में हुआ था। अच्छा, काफी सालों बाद हो रहा है ये। इसका मकसद क्या है? ईसीआई के मुताबिक मकसद है मतदाता सूची को एकदम दुरुस्त, क्लीन और अपडेटेड बनाना, यानी सभी योग्य नागरिकों, एलिजिबल सिटीजन्स को शामिल करना, और जो अपात्र हैं, इनएलिजिबल हैं, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें हटाना। प्रक्रिया क्या होती है इसकी, प्रोसेस? इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओस, घर घर जाकर सर्वे करते हैं। फिर एक ड्राफ्ट मतदाता सूची, ड्राफ्ट रोल, प्रकाशित होती है। बिहार के मामले में ये 1 अगस्त को होनी है। इसके बाद लोगों को दावे और आपत्तियां, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दर्ज करने का मौका मिलता है, जिसके लिए 1 महीने का समय होता है। और फिर सारी जांच के बाद अंतिम सूची, फाइनल रोल, 30 सितंबर 2025 तक प्रकाशित की जाएगी। प्रक्रिया तो सुनने में ठीक लग रही है, फिर विवाद क्यों है? व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट? विवाद विपक्ष के आरोपों से शुरू हुआ। उनका कहना है कि ये एसआईआर असल में समावेशन के बजाय बहिष्करण का एक उपकरण बन गया है। उन्हें डर है कि इससे बड़े पैमाने पर लोग, खासकर कमजोर वर्ग जैसे प्रवासी मजदूर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, वोट देने के अधिकार, राइट टू वोट से वंचित हो सकते हैं। एक्सक्लूजन का डर क्यों है? बीएलओस तो घर घर जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इसमें प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी, प्रोसीजरल फ्रॉड हो रहा है। जैसे बीएलओस पर आरोप है कि वो लोगों के जाली हस्ताक्षर, फोर्ज सिग्नेचर्स कर रहे हैं, बिना सहमति के फॉर्म 6B आधार लिंकिंग अपलोड कर रहे हैं। उन्हें कथित तौर पर अवास्तविक लक्ष्य, अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए गए हैं नाम हटाने के लिए। मृतकों के नाम पर भी फॉर्म भरे जाने के आरोप हैं। ओह, ये तो गंभीर आरोप है। और क्या चिंताएं हैं? एक बड़ी चिंता यह है कि इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
लोगों में डर है कि कहीं ये एनआरसी लाने का तरीका तो नहीं। ये डर इसलिए भी बढ़ा क्योंकि ईसीआई ने कथित तौर पर कहा कि आधार जैसे दस्तावेज प्राइमरी प्रूफ नहीं माने जाएंगे, जबकि एनआरसी लिस्ट को माना जा सकता है। इससे संदेह और गहरा गया। तो ईसीआई का इस पर क्या कहना है, उनका बचाव क्या है? ईसीआई का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है, अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा कंसल्टेशन किया गया था। और नाम हटाने के आरोपों पर ईसीआई ने आश्वासन दिया है कि किसी का भी नाम बिना उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस के नहीं काटा जाएगा। मतलब पहले नोटिस दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा और फिर एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी होगा जिसमें कारण बताया जाएगा कि नाम क्यों काटा जा रहा है। और दावे और आपत्तियों के लिए तो 1 महीने का वक्त है ही। बिहार में वोटर टर्नआउट तो काफी ज्यादा रहता है। ईसीआई का क्या कहना है, कितने लोग अनट्रेसेबल मिले? ईसीआई ने बताया कि बिहार में वोटर पार्टिसिपेशन रेट 92% है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही लगभग 35 लाख मतदाता ऐसे पाएगा जो अनट्रेसेबल हैं, यानी अपने पते पर नहीं मिल रहे। ईसीआई का कहना है कि इसके कारण प्रवास, मृत्यु या सूची में नाम न रखने की अनिच्छा हो सकते हैं। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कानूनी पहलू क्या है इसके, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन? हाँ, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं जिनमें एसआईआर को मनमाना, आर्बिट्रेरी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संविधान के आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम्स और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन बताया गया है। मुख्य कानूनी मुद्दा क्या है जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है? एक मुख्य कानूनी विवाद ईसीआई के उस कथित निर्णय पर है जिसमें आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे बुनियादी दस्तावेजों को नागरिकता या निवास का प्राथमिक प्रमाण प्राइमरी प्रूफ मानने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के इस तर्क पर सवाल उठाया है कि जब ये दस्तावेज सरकारी योजनाओं के लिए मान्य हैं, तो मतदाता सूची के लिए क्यों नहीं? ये तो बड़ा वाजिब सवाल है। तो कोर्ट क्या देख रहा है? कोर्ट मूलतः ईसीआई की शक्तियों और नागरिक के मताधिकार राइट टू वोट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ईसीआई के प्रशासनिक विवेक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन की सीमाएं क्या हैं? क्या ईसीआई की प्रक्रिया इतनी जटिल या बोझिल तो नहीं कि आम नागरिक वोट देने के अधिकार से ही वंचित हो जाए? ये तो एक बड़ी शासन चुनौती, गवर्नेंस चैलेंज भी है। प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनाम लोकतांत्रिक वैधता, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का सवाल है। बिल्कुल। एक तरफ ईसीआई का लक्ष्य है एक साफ सुथरी मतदाता सूची बनाना, जो जरूरी है। दूसरी तरफ ये प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि योग्य मतदाता ही बाहर हो जाएं। डेटा संग्रह की रफ्तार और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच संतुलन साधना होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आगे क्या हो सकता है? बिहार एसआर विवाद चुनावी प्रशासन, इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन की जटिलताओं का एक बड़ा केस स्टडी है। ये दिखाता है कि हमें ऐसी मतदाता पंजीकरण और सत्यापन प्रणालियों की जरूरत है जो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, समावेशी, इंक्लूसिव और सुलभ, एक्सेसिबल हों। हाँ, एक स्वच्छ मतदाता सूची का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया में ही बाधाएं खड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और राजनीतिक विमर्श, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का अंतिम नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस पर लौटते हैं। भारत मालदीव संबंध, इंडिया मालदीव रिलेशंस में कुछ सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी का 25-26 जुलाई 2025 को मालदीव का दौरा, वहां के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना, ये रिश्तों में एक महत्वपूर्ण रीसेट का संकेत है, खासकर पिछले कुछ समय के तनाव को देखते हुए। हाँ, पिछला कुछ समय तो काफी तनावपूर्ण रहा था। प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के 2023 में चुने जाने के बाद इंडिया आउट अभियान चला, चीन की तरफ झुकाव देखा और भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग भी की गई थी। सही कहा, लेकिन भारत ने इस दौरान काफी परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखाई। भारत ने लगातार बातचीत, सस्टेन्ड एंगेजमेंट जारी रखी और आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बनने की। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि राष्ट्रपति मोइजू के रुख में धीरे धीरे बदलाव आया। उन्होंने हाल ही में भारत को मालदीव का सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी, क्लोजेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया। ये भारत की सक्रिय आर्थिक कूटनीति, प्रोएक्टिव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की सफलता दिखाता है। तो इस दौरे में क्या खास हुआ? किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? इस दौरे में कुल 8 समझौतों, 8 अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए और कई नई पहलों, इनिशिएटिव्स का शुभारंभ हुआ।
ये समझौते आर्थिक, वित्तीय और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित हैं। क्या कुछ मुख्य समझौतों के बारे में बता सकते हैं? एक टेबल 2 का जिक्र था शायद। हाँ, टेबल 2 में इनका ब्यौरा है। कुछ मुख्य बातें हैं: मालदीव को एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट देना, पुराने कर्जों के भुगतान में राहत, डेट रीपेमेंट रिलीफ देना, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत तेज करना, और वित्तीय मोर्चे पर UPI और रुपे कार्ड को मालदीव में चालू करना और लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट को संभव बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत मालदीव में एक नया डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग बनाने में मदद करेगा। साथ ही सामाजिक आवास, सोशल हाउसिंग और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। और समुद्री सुरक्षा सहयोग, मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। ये तो काफी व्यापक पैकेज लगता है। हाँ, ये पैकेज मालदीव की जरूरतों को भी पूरा करता है और हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पकड़, स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड को भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को नेबरहुड फर्स्ट और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीतियों में प्रमुख स्थान की प्लेस रखने की बात कही। बिल्कुल, और ये दौरे और समझौते इन नीतियों का अमली डेमोन्स्ट्रेशन है। भारत दिखा रहा है कि वो संकट के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। उसकी साझेदारी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और आपसी सम्मान म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित है। ये चीन के अपारदर्शी, ओपेक और कर्ज संचालित डेट ड्रिवन मॉडल का एक विकल्प प्रस्तुत करता है। ये समझौते दिखाते हैं कि भारत मालदीव का एक हर मौसम का साथी, ऑल वेदर पार्टनर बनना चाहता है। सही कहा। ये मालदीव के साथ भारत का एक सफल डिप्लोमैटिक रीसेट है और भारतीय विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। आगे की राह क्या होगी इस रिश्ते के लिए? व्हाट्स द पाथ फॉरवर्ड? आगे भारत को अपने स्ट्रेटेजिक राइवल्स, खासकर चीन से बेहतर प्रस्ताव, बेटर ऑफर्स देना जारी रखना होगा। ऐसे प्रस्ताव जो टिकाऊ, सस्टेनेबल हों, पारदर्शी हों और मालदीव की अपनी आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस के अनुरूप हों। साथ ही वहां के बदलते राजनीतिक माहौल पर नजर रखते हुए इंस्टीट्यूशनल और पीपल टू पीपल संबंधों को गहरा करना होगा। लक्ष्य है इंडियन ओशन रीजन में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करना। बिल्कुल। अब GS पेपर 2 के एक और अहम विषय पर आते हैं, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की भूमिका। हाँ, 29 जुलाई 2025 को राज्यसभा में CAG की एक रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर है। CAG ये भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण पद है ना? एक संवैधानिक प्रहरी, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग। बिल्कुल। CAG का कार्यालय संविधान के आर्टिकल्स 148 से 151 के तहत स्थापित है। CAG के पास केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सरकारी कंपनियों, PSUs के सभी प्राप्तियों, रिसीट्स और व्ययों, एक्सपेंडिचर्स का ऑडिट करने की शक्ति है। ऑडिट के बाद क्या होता है? CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति, केंद्र के मामले में, या राज्यपाल, राज्य के मामले में, को सौंपता है। फिर ये रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल में रखी जाती हैं। इसके बाद संसद की समितियां, खासकर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी PAC और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग COPU, इन रिपोर्ट्स की जांच करती हैं। तो CAG एक तरह से कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पर विधायिका लेजिस्लेचर के निरीक्षण, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। तो सेल के इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर जो ताज़ा रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा गया है? देखिए, 29 जुलाई को पेश हुई रिपोर्ट के स्पेसिफिक डिटेल्स तो तुरंत उपलब्ध नहीं होते, लेकिन ये विषय इन्वेंट्री प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का पेश होना ही जवाबदेही प्रक्रिया का पहला कदम है। क्या हम पिछली CAG रिपोर्ट से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल में इन्वेंट्री को लेकर किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए CAG की रिपोर्ट नंबर 8 2022 में सेल के इन्वेंट्री प्रबंधन पर कुछ गंभीर टिप्पणियां थी, जैसे इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल, करोड़ों रुपए की अतिरिक्त इन्वेंट्री जमा थी, कुछ तो 15-20 साल से ब्लॉक थी, इससे पब्लिक मनी फंसा रहता है। फेलियर इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, सेल अपने ही स्टील प्लांट्स की कुछ जरूरी चीजें जैसे स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरीज बनाने में नाकाम रहा। इससे उन्हें व्यापार का नुकसान हुआ और निजी सप्लायर से महंगी खरीद करनी पड़ी, करीब 125 करोड़ रुपए। 125 करोड़ रुपीस। हाँ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इन हाउस कैपेसिटी, अपनी क्षमता होने के बावजूद बाहरी स्रोतों से खरीद की गई, जबकि अंदरूनी क्षमता बेकार पड़ी रही। ओह, ये तो काफी गंभीर मुद्दे हैं। ये सिर्फ इन्वेंट्री का मामला नहीं, ये तो गहरे ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा। CAG रिपोर्ट एक तरह से PSU की मुख्य खराबियों, कोर डिस्फंक्शंस का एक शक्तिशाली नैदानिक उपकरण
डायग्नोस्टिक टूल है। ये बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। तो पीएसयू शासन, गवर्नेंस और दक्षता, एफिशिएंसी के लिए सीएजी ऑडिट से क्या व्यापक सबक मिलते हैं, ब्रॉडर लेसन्स? सीएजी ऑडिट कई तरह से मदद करता है। ये वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है, परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है, कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करता है और सबसे अहम, ये नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स को जरूरी जानकारी देता है ताकि वो सुधार, रिफॉर्म्स ला सकें। तो संक्षेप में कहें तो सीएजी रिपोर्ट का संसद में पेश होना लोकतांत्रिक जवाबदेही, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के चक्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। सुशासन, गुड गवर्नेंस की खोज में इसकी भूमिका अनिवार्य है। बिल्कुल। अब जीएस पेपर 2 के आखिरी मुद्दे पर आते हैं। ये न्यायिक निरीक्षण, जुडिशियल ओवरसाइट और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा है। रेबीज का खतरा और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। हाँ, 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने, स्ट्रे डॉग बाइट्स और उनसे होने वाली राबीज से मौतों पर आई मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया, जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब कोर्ट ने खुद ही इस मामले को उठाया, बिना किसी याचिका के? हाँ, बिल्कुल। जब कोर्ट को लगता है कि कोई गंभीर सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है या मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और कोई याचिकाकर्ता सामने नहीं आया है, तो कोर्ट खुद ही मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है। तो इस मामले में कोर्ट ने क्यों हस्तक्षेप किया? कोर्ट ने द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। उस रिपोर्ट में दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की रेबीज से मौत का जिक्र था। दुखद बात यह थी कि उसके परिवार ने पहले शिकायत भी की थी, लेकिन शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक और घटना में कुत्तों के झुंड ने एक 4 साल के बच्चे पर हमला किया था। ये तो बहुत ही भयानक और दुखद घटनाएं हैं। इस समस्या की जड़ क्या है? आवारा कुत्तों का प्रबंधन, स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट इतना मुश्किल क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, अप्रभावी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, इनइफेक्टिव एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स। कुत्तों की नसबंदी ठीक से नहीं हो पा रही है। दूसरा, कानूनी ढांचा शायद पुराना पड़ गया है, जैसे एबीसी रूल्स 2023। तीसरा, नगर निगमों के पास संसाधनों की कमी है, पैसा, मैन पावर, शेल्टर्स। और क्या कोई नीतिगत समस्या भी है? पॉलिसी पैरालिसिस? हाँ, एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस भी दिखता है। एक तरफ नागरिकों की सुरक्षा की मांग है, दूसरी तरफ कुछ पशु अधिकार समूह, एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं जो शायद कुत्तों को हटाने या मारने का विरोध करते हैं। इस वजह से अधिकारी अक्सर कड़े कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्थिति को क्या कहा? जस्टिसेस जीबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने स्थिति को बहुत परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया। ये एक तरह से न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। जब कार्यपालिका, यानी इस मामले में नगर निगम, अपना काम करने में विफल रहती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। यहां मामला सीधे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है। इस न्यायिक हस्तक्षेप के क्या निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस? इसके कई इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला, ये नगर निगमों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने में मदद करेगा। दूसरा, ये सरकार को अपनी नीतियों की समीक्षा, पॉलिसी रिव्यू करने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा, ये मानव सुरक्षा और पशु कल्याण, एनिमल वेलफेयर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। और चौथा, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल, नेशनल प्रेसिडेंट कायम कर सकता है। तो ये मामला असल में एक शासन विफलता, गवर्नेंस फेलियर को उजागर करता है। बिल्कुल। दिल्ली में आवारा कुत्तों का संकट शहरी शासन, अर्बन गवर्नेंस पर एक सीधा अभियोग, इंडाइटमेंट है। ये दिखाता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन एआरवी कार्यक्रमों को लागू करने में विफलता रही है। इसके अलावा और क्या कारक हो सकते हैं? खराब अपशिष्ट प्रबंधन, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ा कारण है। जहां कूड़ा ज्यादा होगा, वहां कुत्ते ज्यादा होंगे। जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस की भी कमी है। तो समाधान क्या हो सकता है? समाधान के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की जरूरत है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम, बेहतर आश्रय बुनियादी ढांचा, रिस्पॉन्सिबल फीडिंग प्रोग्राम्स और खतरनाक कुत्तों से निपटने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल शामिल होने चाहिए। अंततः सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा राज्य के गैर परकाम्य कर्तव्य, नॉन निगोशिएबल ड्यूटीज हैं। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित है। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषय आते हैं। जी, और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की।
जुलाई 2025 के अंत में अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी दिख रही है? व्हाट्स द मिड-ईयर हेल्थ चेक? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA की मासिक आर्थिक समीक्षा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आई है जून 2025 के लिए। उसमें क्या कहा गया है? समीक्षा का लहजा सावधानीपूर्वक आशावादी, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में लचीलापन, रेजिलियंस है और गति, मोमेंटम बनी हुई है, लेकिन कुछ संभावित बाधाएं, पोटेंशियल हेडविंड्स भी हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 FY26 के लिए स्थिर स्टेडी एज शी गोज़ का दृष्टिकोण अपनाया गया है। Q1 FY26 यानी अप्रैल जून 2025 कैसा रहा? पहले क्वार्टर में वृद्धि की गति, ग्रोथ मोमेंटम बनी रही। GDP वृद्धि का अनुमान 6.2% से 6.5% के बीच है। इसके पीछे मजबूत बुनियादी सिद्धांत, स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग फंडामेंटल्स और कुछ सकारात्मक मौसमी कारक, पॉजिटिव सीजनल फैक्टर्स का हाथ है। समीक्षा में 2 स्पीड इकोनॉमी की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? 2 स्पीड इकोनॉमी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ हिस्से धीमी गति से। तेज गति वाले लेन, फास्ट लेन में सरकारी पहले, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और घरेलू खपत, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जबकि धीमी लेन, स्लो लेन में निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट उठाव, क्रेडिट ऑफटेक है, जो अभी भी सुस्त है। यानी सरकार अभी भी विकास का मुख्य इंजन बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने कॉरपोरेट से आग्रह किया है कि वो भी अब गेंद को गति में लाएं। सेट द बॉल इन मोशन, मतलब प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल, निजी पूंजीगत व्यय चक्र का पुनरुद्धार बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था को टिकाऊ गति देने के लिए। अर्थव्यवस्था की ताकतें क्या हैं? की स्ट्रेंथ्स? सबसे बड़ी ताकत है मजबूत घरेलू मांग, रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड। इसमें सर्विसेज सेक्टर मुख्य आधार बना हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी स्थिर विस्तार, स्टडी एक्सपेंशन दिख रहा है। और कृषि क्षेत्र, मॉनसून कैसा रहा? कृषि क्षेत्र भी स्वस्थ दिख रहा है, हेल्दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। मॉनसून अब तक अनुकूल रहा है, खरीफ की बुआई, खरीफ सोइंग में वृद्धि हुई है और उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता भी ठीक है। इससे ग्रामीण आय, रूरल इनकम और खपत, कंजम्पशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम कैसी है? वित्तीय प्रणाली काफी लचीली, रेजिलिएंट बनी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य अच्छा है। बैंकों के पास मजबूत पूंजी और तरलता बफर, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर्स हैं। और संपत्ति की गुणवत्ता, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA घटकर 2.3% पर आ गए हैं और नेट NNPA सिर्फ 0.5% है, जो कई दशकों का निचला स्तर है। और महंगाई? इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में है, कंटेन्ड है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की RBI की लक्ष्य सीमा, टारगेट रेंज के भीतर बनी हुई है। ये तो हुई ताकतें। अब कमजोरियां या बाधाएं क्या हैं? वीकनेसेस एंड हेडविंड्स। सबसे बड़ी चिंता वैश्विक मंदी, ग्लोबल स्लोडाउन और उससे जुड़े व्यापारिक जोखिम, ट्रेड रिस्क्स हैं। खासकर US में Q1 2025 में मंदी देखी गई। इसका असर भारतीय निर्यात, इंडियन एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। US की टैरिफ नीतियों को लेकर भी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और घरेलू स्तर पर? घरेलू स्तर पर धीमी क्रेडिट वृद्धि, स्लोइंग क्रेडिट ग्रोथ एक मुद्दा है। RBI ने ब्याज दरें कम की हैं, मॉनेटरी ईजिंग की है, लेकिन कर्ज लेने वालों में अभी भी सतर्कता, कॉशियस सेंटिमेंट दिख रहा है और बैंक भी जोखिम लेने से बच रहे हैं, रिस्क अवर्स बिहेवियर दिखा रहे हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स बॉन्ड बाजार की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और निजी निवेश? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाँ, कमजोर निजी निवेश अभी भी एक प्रमुख चुनौती, मेजर चैलेंज बना हुआ है। जब तक ये रफ्तार नहीं पकड़ेगा, अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता से नहीं चल पाएगी। एक और चुनौती का जिक्र है, ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट। हाँ, दुनिया भर में महत्वपूर्ण वस्तुओं, क्रिटिकल गुड्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ्स, मैग्नेट्स की सप्लाई चेन्स बदल रही हैं। चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है। भारत के लिए ये एक अवसर है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए भारत को काफ़ी मेहनत करनी होगी, टास्क कटआउट है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा। इसी संदर्भ में सरकार की नीतियां, पॉलिसी फोकस क्या है? एक DPIT एथर MOU का जिक्र है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉलिसी डेवलपमेंट है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता एथर एनर्जी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये साझेदारी औद्योगिक नीति के प्रति एक नए लक्षित दृष्टिकोण,
टारगेटेड अप्रोच टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दर्शाती है। ये स्टार्टअप पॉलिसी फोरम SPF की बिल्ड इन भारत पहल के तहत किया गया है। बिल्ड इन भारत पहल क्या है? इस पहल का उद्देश्य है भारत में खासकर डीप टेक और हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र, होलिस्टिक इकोसिस्टम बनाना। इसमें मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इनोवेशन चैलेंज जैसे भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। तो DPIT आधार MOU इसी का हिस्सा है? हाँ, इसका लक्ष्य है स्वच्छ गतिशीलता, क्लीन मोबिलिटी और उन्नत विनिर्माण, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम तैयार करना। ये भारत की विकसित होती औद्योगिक रणनीति, इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा उदाहरण, माइक्रोकॉस्म। ये दिखाता है कि सरकार अब कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बिल्डिंग अप्रोच अपना रही है। ये आत्मनिर्भर भारत और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, क्लाइमेट कमिटमेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो कॉरपोरेट और बाजार का हाल क्या है? कॉरपोरेट एंड मार्केट पल्स। कॉरपोरेट और बाजार की भावना में आशावाद और सावधानी का मिश्रण, डाइकोटमी दिख रहा है। एक सकारात्मक संकेत, पॉजिटिव सिग्नल है लेंसकार्ट का IPO फाइल करना। लेंसकार्ट का IPO? हाँ, लेंसकार्ट जो एक आईवीआर रिटेलर है, अपना IPO ला रहा है और लगभग 2150 करोड़ रुपए, 2150 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना बना रहा है। ये भारत की नई युग की कंपनियों, न्यू एज कंपनीज में परिपक्वता, मैच्योरिटी और निवेशकों के विश्वास, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और शेयर बाजार? शेयर बाजारों में थोड़ी अस्थिरता, वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सेक्टोरियल परफॉर्मेंस भी मिली-जुली है। कुछ सेक्टर जैसे IT और डिफेंस में बिकवाली देखी गई, जबकि मेटल और रियलिटी में लाभ हुआ। बाजार कंपनियों के तिमाही नतीजों, क्वार्टरली रिजल्ट्स और घरेलू बनाम वैश्विक मांग के चालकों, डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल डिमांड ड्राइवर्स पर ध्यान दे रहा है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के बाद अब आते हैं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पर। मणिपुर में क्या स्थिति है? मणिपुर में सुरक्षा स्थिति अभी भी नाजुक, फ्रजाइल बनी हुई है। हथियार निरस्त्रीकरण, डिसार्म करने और शांति बहाली, पीस रेस्टोरेशन के प्रयास लगातार जारी हैं। 29 जुलाई 2025 को भी हथियारों की एक और बड़ी बरामदगी, आर्म्स रिकवरी की रिपोर्ट आई है। कहाँ हुई ये बरामदगी और क्या मिला? ये बरामदगी पहाड़ी जिलों, हिल डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और भारतीय सेना ने मिलकर खुफिया आधारित तलाशी अभियान, इंटेलिजेंस लेड सर्च ऑपरेशंस चलाए। ये ऑपरेशन चोराचांदपुर, फेरजोल, कांगपोकपी, चंदेल और तिंगनोपाल जैसे जिलों में हुए, जो मुख्य रूप से कुकी बहुल इलाके हैं। क्या बरामद हुआ? हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा, लार्ज कैश, बरामद हुआ है। ये फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू होने के बाद चौथी बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। क्या ये ऑपरेशन सिर्फ पहाड़ी जिलों में हो रहे? नहीं, अधिकारियों का कहना है कि मैतई बहुल घाटी जिलों, वैली डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। सरकार एक संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या कोई आंकड़े हैं कि कितने हथियार मिले? एक टेबल 3 का जिक्र था। हाँ, टेबल 3 में कुछ विवरण दिए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 1555 हथियार बरामद हुए हैं। इनमें AK सीरीज की राइफलें, पिस्टल, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, IODs और अन्य गोला बारूद शामिल हैं। ये हथियार आए कहाँ से? आधिकारिक बयान, ऑफिशियल नैरेटिव क्या है? आधिकारिक बयान यह है कि ये हथियार मई 2023 में जब हिंसा भड़की थी, तब पुलिस शस्त्रागारों, पुलिस आर्मरीज और सुरक्षा बलों के कैंपों से लूटेड गए थे। इस बयान का मकसद शायद ये है कि हथियारों के प्रसार, प्रोलिफरेशन को स्वीकार तो किया जाए, लेकिन संगठित जातीय मिलिशियाज, ऑर्गेनाइज्ड एथनिक मिलिशियाज को वैधता, लेजिटिमेसी न दी जाए। ये राज्य द्वारा हिंसा पर अपने एकाधिकार, मोनोपोली ऑन वायलेंस को फिर से स्थापित करने का प्रयास है। इन बरामदगी का शांति प्रक्रिया, पीस प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा? सुरक्षा अधिकारी इसे बड़ी उपलब्धि, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे शांति और बातचीत के लिए माहौल बनाने में मदद मिलेगी। सरकार की रणनीति क्या लग रही है? राष्ट्रपति शासन के तहत सरकार की रणनीति ये लग रही है कि बड़े पैमाने पर निरस्त्रीकरण, लार्ज स्केल डिसआर्मामेंट को राजनीतिक जुड़ाव, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए एक जरूरी पूर्व शर्त, नेसेसरी प्रीकंडीशन माना जा रहा है। मतलब पहले हथियार जमा कराओ, फिर मैते और कुकी समुदायों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या ये आसान है? चुनौती क्या है? चुनौती बहुत बड़ी है। अनुमान है कि लगभग 6000 हथियार लूटे गए थे। अब तक शायद 1000 के करीब ही बरामद हुए हैं। मतलब अभी भी हजारों अवैध हथियार लोगों के पास हो सकते हैं। इन हथियारों की मौजूदगी शांति की नाजुकता, फ्रेजिलिटी ऑफ पीस और दोनों समुदायों के बीच गहरे अविश्वास, डीप मिसट्रस्ट को रेखांकित करती है।
शांति प्रक्रिया की सफलता सिर्फ हथियारों की भौतिक बरामदगी, फिजिकल रिकवरी पर ही निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि निरस्तीकरण की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष, फेयर एंड इम्पार्शियल मानी जाती है। स्थिति वाकई जटिल है। चलिए अब रुख करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुए विकास की तरफ। 29 जुलाई को इस क्षेत्र में क्या खास रहा? कई रोचक गलजुमशैन हुई, कॉस्मिक डिफेंस से लेकर जेनेटिक मेडिसिन तक। कॉस्मिक डिफेंस क्या मतलब? मतलब ग्रहों की रक्षा, प्लैनेटरी डिफेंस। नासा ने पुष्टि की है कि एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड 2025 OL1 30 जुलाई को पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा। करीब से कितना करीब? क्या कोई खतरा है? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। इसका आकार लगभग 110 फीट है और यह पृथ्वी से करीब 1.29 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो सुरक्षित दूरी है। तो फिर ये घटना महत्वपूर्ण क्यों है? ये घटना हमें प्लैनेटरी डिफेंस के महत्व की याद दिलाती है। हमें पृथ्वी के नजदीक आने वाली वस्तुओं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEOs का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उनसे बचाव के तरीके विकसित करने होंगे। ये क्षुद्र ग्रह के अध्ययन का भी एक अच्छा अवसर है। क्या इसमें भारत की भी कोई भूमिका है? ISRO की तैयारी कैसी है? हाँ, प्लैनेटरी डिफेंस अब एक ग्लोबल एफर्ट बन चुका है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इसमें गहराई से शामिल हो रहा है। ISRO नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ सहयोग कर रहा है। ISRO खासतौर पर एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन की तैयारी कर रहा है, जो 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत के लिए ये वैश्विक सुरक्षा, ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान देने का मौका है। ये वैज्ञानिक कूटनीति, साइंटिफिक डिप्लोमेसी का भी एक उदाहरण है और साथ ही ये भारत की उन्नत अंतरिक्ष क्षमताओं, एडवांस्ड स्पेस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन भी करता है। अंतरिक्ष की बात हो रही है तो आसमान में और क्या दिख रहा है? मीटियर शावर्स का जिक्र था। हाँ, 29-30 जुलाई की रात को 2 उल्का वृष्टि, मीटियोर शावर्स, एक साथ अपने चरम पर होंगे। सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉनिड्स। 2 एक साथ? ये तो बढ़िया है। क्या इन्हें देखना आसान होगा? हाँ, इस बार आसमान में चांद नहीं होगा, मूनलेस स्काई है, तो देखने के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। उम्मीद है कि प्रति घंटे 25 टूटते तारे, शूटिंग स्टार्स तक दिख सकते हैं। ये आते कहाँ से हैं? सदर्न डेल्टा एक्वेरियड्स का मलबा धूमकेतु कॉमेट 96P मैकहोल से आता है। अल्फा कैप्रिकोनाइड्स धूमकेतु 169P नेट के अवशेष हैं। अल्फा कैप्रिकोनाइड्स में उल्काएं कम होती हैं, लेकिन वो धीमी गति वाली, शानदार और चमकीली फायरबॉल्स हो सकती हैं। ये विज्ञान और खगोल विज्ञान के साथ आम जनता के जुड़ाव, पब्लिक एंगेजमेंट के बेहतरीन अवसर होते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं चिकित्सा के भविष्य, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन पर। RNA एडिटिंग तकनीक में क्या प्रगति हुई है? बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ी प्रगति हुई है। एक डच फर्म है ProQR थेरेप्यूटिक्स, वो अपनी एक्सियोमार RNA बेस एडिटिंग तकनीक पर एक प्रेजेंटेशन देने वाली है। इसे आनुवांशिक रोगों, जेनेटिक डिजीजेस के इलाज के लिए अगली पीढ़ी का दृष्टिकोण, नेक्स्ट जनरेशन अप्रोच माना जा रहा है। RNA एडिटिंग ये DNA एडिटिंग जैसे CRISPR से कैसे अलग है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। DNA एडिटिंग में जीन में स्थायी, परमानेंट बदलाव किए जाते हैं, जबकि RNA एडिटिंग क्षणिक, ट्रांजिएंट होती है और इसलिए इसे संभावित रूप से ज्यादा सुरक्षित, पोटेंशियली सेफर माना जाता है। ये एक्सियोमर टेक्निक काम कैसे करती है? ये तकनीक कोशिका की अपनी मशीनरी, सेल्स ओन मशीनरी का इस्तेमाल करती है, खासतौर पर ADR एंजाइम, एडेनिसीन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन RNA। ये एंजाइम RNA अणुओं में बहुत ही स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक एकल न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस कर सकता है। इसका इस्तेमाल रोग पैदा करने वाले उत्परिवर्तन, डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका फायदा क्या है DNA एडिटिंग के मुकाबले? क्योंकि RNA अस्थायी, टेम्पररी होता है, इसलिए उसमें किया गया संपादन, एडिटिंग, स्थायी या वंशानुगत, हेरिटेबल नहीं होता। इससे DNA एडिटिंग से जुड़े सुरक्षा और नैतिक बाधाओं, सेफ्टी एंड एथिकल हर्डल्स को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसकी क्षमता क्या है? किन बीमारियों का इलाज हो सकता है? इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। दुर्लभ न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों, रेयर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे रेट सिंड्रोम से लेकर ज्यादा सामान्य बीमारियों तक के इलाज में इसका उपयोग हो सकता है। ये आनुवांशिक चिकित्सा, जेनेटिक मेडिसिन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। वाह, ये तो कमाल की तकनीक लगती है। विज्ञान में एक और पहलू है, सिटीजन साइंस और बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है? हाँ, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में एक नया अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, इंटरनेशनल स्टडी सामने आया है, जो दिखाता है कि नागरिक विज्ञान, सिटीजन साइंस, जैव विविधता अनुसंधान, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च पर कितना क्रांतिकारी प्रभाव डाल रहा है। सिटीजन साइंस
आम नागरिक विज्ञान कैसे कर सकते हैं? ये आई नेचुरलिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए संभव हुआ है। इन प्लेटफॉर्म्स पर आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, अपने आसपास दिखने वाले वन्य जीवों, वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें अपलोड करते हैं। लाखों लोगों द्वारा अपने स्मार्टफोन से इकट्ठा किया गया ये डेटा वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य, इनवैल्यूएबल साबित हो रहा है। इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है? कई तरीकों से। प्रजातियों के वितरण का मॉडलिंग करने में, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग में, आक्रामक प्रजातियों, इन्वेसिव स्पीसीज का जल्दी पता लगाने में, अर्ली डिटेक्शन में, संरक्षण योजना, कंजर्वेशन प्लानिंग बनाने में, और यहाँ तक कि नई प्रजातियों की खोज, स्पीसीज डिस्कवरी में भी। ये तो विज्ञान का एक शक्तिशाली लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ साइंस है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी आम जनता को अनुसंधान, रिसर्च में सक्रिय भागीदार, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए सशक्त एम्पावर कर रही है। ये बहुत ही सकारात्मक विकास है। सही बात है। चलिए अब जीएस पेपर 3 के अंतिम खंड पर आते हैं, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, 29 जुलाई 2025 की कुछ घटनाएं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बढ़ती चुनौतियों और मजबूत आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यावरण नीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। हाँ बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में मॉनसून का एक दिन नागरिक संकट, सिविक क्राइसिस में बदल गया। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। तीव्र से बहुत तीव्र बारिश, इंटेंस टू वेरी इंटेंस स्पेल्स ऑफ रेन की चेतावनी थी। और हुआ क्या? नतीजा हुआ व्यापक और गंभीर जलभराव, सिवियर वाटर लॉगिंग। पूरे शहर में भारी ट्रैफिक जैम, मैसिव ट्रैफिक स्नार्स लग गए और दैनिक जीवन ठप, पैरालाइज्ड हो गया। प्रमुख सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए। इसने शहर की भेद्यता, वल्नरेबिलिटी को उजागर कर दिया। ये तो हर साल की कहानी लगती है दिल्ली में। हाँ, और यही चिंता की बात है। ये शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड का एक टेक्स्टबुक एग्जाम्पल है और इसे काफी हद तक मानव निर्मित आपदा, मैनमेड डिजास्टर कहा जा सकता है। तीव्र वर्षा तो एक प्राकृतिक खतरा, नेचुरल हैजर्ड है, लेकिन उसका प्रभाव मानव जनित कारकों, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। कौन से कारक? खराब शहरी नियोजन, पुअर अर्बन प्लानिंग, अपर्याप्त जल निकासी अवसंरचना, इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नालियां या तो हैं नहीं, या जाम है, या उनकी क्षमता कम है, और अत्यधिक कंक्रीटीकरण, एक्सेसिव कंक्रीटाइजेशन। पानी को सोखने के लिए कच्ची जमीन बची ही नहीं है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति, रिकरेंस क्या दर्शाती है? ये चरम मौसम की घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के खतरनाक सामान्यीकरण, डेंजरस नॉर्मलाइजेशन की तरफ इशारा करती है। हमें अब ये मानकर चलना होगा कि ऐसी बारिशें होती रहेंगी। इसके आपदा प्रबंधन के लिए बड़े निहितार्थ हैं। हमें प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव अप्रोच से हटकर सक्रिय, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन और रेजिलियंस बनाने पर ध्यान देना होगा। ये तो वो स्थानीय चुनौती। वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है? यूएन का जिक्र था। हाँ, स्थानीय जलवायु चुनौतियों को वैश्विक संदर्भ में देखना भी जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस, यूएन, लगातार मजबूत जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन की वकालत कर रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में कहा कि जीवाश्म ईंधन का युग, फॉसिल फ्यूल एरा अब फीका पड़ रहा है। फेडिंग और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में वैश्विक संक्रमण, ग्लोबल ट्रांजिशन अनस्टॉपेबल और अपरिहार्य, इनएविटेबल है। यूएन क्या आग्रह कर रहा है देशों से? यूएन सभी देशों से आग्रह कर रहा है कि वे अगले जलवायु सम्मेलन COP30 से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, NDCs को और मजबूत बनाकर प्रस्तुत करें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यूएन की शीर्ष अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने कहा है कि देशों का जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही करने और उत्सर्जन में कटौती करने का कानूनी दायित्व, लीगल ऑब्लिगेशन है। ये वैश्विक दबाव भारत की अपनी नीतियों, जैसे हमने DPIIT एथर MOU की बात की, उसके साथ जुड़ता है? बिल्कुल। ये ग्लोबल पुश भारत की डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ अलाइन करता है। चुनौती ये है कि इस संक्रमण को तेज कैसे किया जाए, और वो भी इस तरह से कि ये पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और आर्थिक रूप से न्याय संगत, इकोनॉमिकली इक्विटेबल हो। सही है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम खंड सेक्शन 3 पर आते हैं, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 से संबंधित है,
इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी जैसे विषय आते हैं। जी। 29 जुलाई की घटनाओं ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों, सोशल सेक्टर इश्यूज को भी उजागर किया। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का मुद्दा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में चुनौतियां और शहरीकरण तथा पर्यटन के नए पैटर्न से पैदा होने वाले सामाजिक आर्थिक तनाव, सोशो इकोनॉमिक टेंशंस। सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या मुद्दा सामने आया? हैदराबाद से एक दुखद खबर आई। बैडमिंटन खेलते समय एक 25 वर्षीय व्यक्ति की अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। ये घटना युवा और फिट दिखने वाले व्यक्तियों के हृदय स्वास्थ्य, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को लेकर चिंताएं बढ़ाती है। 25 साल की उम्र में ये कैसे हो सकता है? ये एक आधुनिक विरोधाभास, मॉडर्न पैराडॉक्स जैसा है। आजकल फिटनेस का बहुत उत्साह है, लेकिन फिट दिखना जरूरी नहीं कि अच्छे स्वास्थ्य के बराबर हो। कभी-कभी तीव्र शारीरिक परिश्रम, इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन, पहले से मौजूद किसी छुपी हुई चिकित्सा स्थिति, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन के लिए ट्रिगर का काम कर सकता है। किस तरह की अंडरलाइंग कंडीशंस हो सकती हैं? एक आम कारण है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM। ये एक आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हृदय की मांसपेशी असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। एक और स्थिति है एथलीट्स हार्ट, जहां गहन प्रशिक्षण से हृदय में संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। कभी-कभी निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे खून गाढ़ा, थिकर हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए? नहीं, व्यायाम तो जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य विमर्श, पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्स में अब बदलाव की जरूरत है। सिर्फ शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने से आगे बढ़कर सुरक्षित और सूचित व्यायाम, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड एक्सरसाइज की वकालत करनी होगी। निवारक उपाय क्या हो सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स। खेलकूद या गहन व्यायाम शुरू करने से पहले चिकित्सा जांच, प्री पार्टिसिपेशन मेडिकल स्क्रीनिंग्स बहुत जरूरी हैं, खासकर ECG और एकोकार्डियोग्राम्स। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स, AEDs की उपलब्धता और उनके उपयोग का प्रशिक्षण भी जीवन बचा सकता है। ये जरूरी जागरूकता है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में क्या चल रहा है? भारत के हायर एजुकेशन लैंडस्केप में भी कुछ प्रणालीबद्ध चुनौतियां, सिस्टेमिक चैलेंजेस से निपटने के प्रयास चल रहे हैं। जैसे कि रैगिंग? हाँ, रैगिंग का मुकाबला, कॉम्बैटिंग रैगिंग, एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए नए और सख्त एंटी रैगिंग दिशा निर्देश, एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जारी किए हैं। और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, छात्रों में तनाव काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल, छात्र आत्महत्याओं, स्टूडेंट सुसाइड्स की दुखद घटनाओं के जवाब में IIT खड़गपुर ने एक नई परिसर व्यापी पहल, कैंपस वाइड इनिशिएटिव शुरू की है। ये दिखाता है कि संस्थानों में मजबूत मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत को अब पहचाना जा रहा है। ये सकारात्मक कदम है। नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका पर भी कुछ खबर थी। हाँ, एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक विकास हुआ है। ओमा कांजीलाल को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU की पहली महिला कुलपति, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। ये उच्च शिक्षा में लैंगिक प्रतिनिधित्व, जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मील का पत्थर है। बहुत बढ़िया। ये सारे विकास दिखाते हैं कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में मंथन, चर्निंग चल रहा है। अब आते हैं शहरी और पर्यटन क्षेत्रों में सामाजिक तनाव, सोसाइटल टेंशंस पर। गोवा से कुछ खबर थी? हाँ, गोवा से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर्यटन, टूरिज्म और रियल एस्टेट निवेश, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बदलते पैटर्न के कारण नए सामाजिक और आर्थिक घर्षण, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रिक्शंस उभर रहे हैं। किस तरह के घर्षण? गोवा के पर्यटन मंत्री ने चिंता जताई है कि आवासीय अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और दूसरे घरों, सेकेंड होम से चलाए जा रहे अपंजीकृत होमस्टेज, अनरजिस्टर्ड होमस्टेज का प्रसार हो रहा है। इससे क्या समस्याएं हो रही हैं? कई समस्याएं हैं। पहली, आर्थिक रिसाव, इकोनॉमिक लीकेज। ये होमस्टे अक्सर करों, टैक्सेस और नियमों, रेगुलेशंस को दरकिनार करते हैं। इससे राज्य को राजस्व का नुकसान होता है और पंजीकृत होटलों और गेस्ट हाउसों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा, अनफेयर कंपटीशन पैदा होती है। और स्थानीय समुदाय पर क्या असर पड़ रहा है? स्थानीय बुनियादी ढांचे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक ताने-बाने, सोशल फैब्रिक पर दबाव बढ़ रहा है। पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन जैसे स्थानीय संसाधनों पर बोझ पड़ता है। साथ ही स्थायी निवासियों,
परमानेंट रेजिडेंट्स के साथ सामाजिक तनाव भी पैदा होता है, जैसे शोर, सुरक्षा चिंताएं और व्यवहार संबंधी मुद्दे। एक दूसरा घर, सेकेंड होम घटना का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत से लोग गोवा में सिर्फ निवेश के लिए या कभी-कभी छुट्टियां बिताने के लिए घर खरीद रहे हैं, लेकिन वहां स्थायी रूप से नहीं रह रहे। इससे स्थानीय अचल संपत्ति की कीमतें, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ जाती हैं और स्थानीय आबादी के लिए आवास खरीदना या किराए पर लेना महंगा हो जाता है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को एक तरह से खोखला, हॉलोइंग आउट कर सकता है। ये एक समानांतर अनौपचारिक पर्यटन अर्थव्यवस्था, पैरेलल इनफॉर्मल टूरिज्म इकोनॉमी बना देता है, जो अक्सर स्थिर, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पैदा करने या स्थानीय समुदाय की भलाई में योगदान करने में विफल रहती है। के बारे में नहीं है। ये एक ज्यादा बड़ी और जटिल शासन चुनौती, कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चैलेंज की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। ये शहरीकरण, पर्यटन और रियल एस्टेट के जटिल अंतर संबंध, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे संतुलित और टिकाऊ नीतियां बनाना जरूरी है। तो ये थे हमारे विस्तृत समाचार विश्लेषण के मुख्य बिंदु। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जो है एग्जाम ओरिएंटेड सप्लीमेंट्स। जी हाँ, इसमें हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो सीधे परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले है डेली प्रीलिम्स फैक्ट्स। क्या आप कुछ मुख्य तथ्य बता सकते हैं? जरूर। एक, ऑपरेशन सिंदूर। ये भारत का एक मल्टी डे, मल्टी डोमेन प्यूनिटिव कैंपेन था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ मई 2025 में किया गया। 2, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा मतदाता सूची के घर घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया है, जो हाल ही में बिहार में विवाद का विषय बनी। 3, एक्सियोमा टेक्नोलॉजी। ये प्रोक्योर थेराप्यूटिक्स द्वारा विकसित एक RNA बेस्ड एडिटिंग तकनीक है, जो ADAR एंजाइम का उपयोग करके आनुवंशिक रोगों के इलाज की क्षमता रखती है। 4, ADR एंजाइम्स, एडोसिन डियामिनेज एक्टिंग ऑन RNA। ये मानव कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, जिनका उपयोग एक्सियोमा जैसी RNA एडिटिंग तकनीकों में किया जाता है। 5, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस का एक समुद्री सुरक्षा समूह है। भारत मालदीव के सुधरते रिश्ते इसके लिए भी अहम है। 6, बिल्ड इन भारत इनिशिएटिव। ये DPIIT और स्टार्टअप पॉलिसी फोरम की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में डीप टेक और हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए सिस्टम बनाना है। अथर एनर्जी के साथ MOU इसी का हिस्सा है। 7, सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स। ये एक उल्कावृष्टि है जो जुलाई अंत में चरम पर होती है और धूमकेतु 96 PM माखोल से जुड़ी है। 8, अल्फा कैप्रिकॉनिड्स। ये भी एक उल्कावृष्टि है जो सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स के साथ ही चरम पर होती है और धीमी चमकीली फायरबॉल्स के लिए जानी जाती है। ये धूमकेतु 169P नेआट से जुड़ी है। 9, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी HCM। ये एक आनुवंशिक हृदय रोग है जिसमें हृदय की मांसपेशी मोटी हो जाती है और ये युवाओं में सडन कार्डियक अरेस्ट SCA का एक कारण हो सकता है। 10, लेंसकार्ट IPO। लेंसकार्ट का IPO फाइल करना भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और न्यू एज कंपनीज में बढ़ते विश्वास का संकेत है। 11, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। ये लश्कर-ए-तोयबा LET का एक प्रॉक्सी आतंकी समूह है जिसे US ने भी आतंकी संगठन घोषित किया है और ये पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार था। 12, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति है, जिसके तहत वो जनहित के किसी मामले को बिना किसी याचिका के खुद ही सुनवाई के लिए उठा सकते हैं, जैसा कि दिल्ली रेबीज मामले में हुआ। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज के विश्लेषण के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न GS2IR सिक्योरिटी से जुड़ा है। क्वेश्चन 1, Operation Sindoor marks a significant evolution in India's counter-terrorism doctrine from preemptive strikes to punitive campaigns. Critically analyze the strategic implications and potential risks associated with this doctrinal shift in the context of regional stability. ऑपरेशन सिंदूर भारत के आतंकवाद रोधी सिद्धांत में पूर्व एम्प्टिव हमलों से दंडात्मक अभियानों तक एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है,
क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में इस सैद्धांतिक बदलाव से जुड़े रणनीतिक निहितार्थों और संभावित जोखिमों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स। अच्छा प्रश्न है। ये सीधे तौर पर हमारी पहली चर्चा से जुड़ता है। इसमें ऑपरेशन के उद्देश्यों, तरीकों, 5 सूत्रीय सिद्धांत और उसके प्रभावों का विश्लेषण करना होगा। साथ ही जोखिमों पर भी बात करनी होगी। दूसरा प्रश्न GS2 पॉलिटी गवर्नेंस से है। क्वेश्चन 2, द बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR controversy highlights the inherent tension between the Election Commission of India's mandate for electoral roll purity and the imperative of ensuring universal adult franchise without exclusion. Discuss the constitutional and governance challenges involved. बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR विवाद भारतीय चुनाव आयोग के मतदाता सूची की शुद्धता के जनादेश और बिना बहिष्करण के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने की अनिवार्यता के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर करता है। इसमें शामिल संवैधानिक और शासन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करें। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स। ये प्रश्न ECI की भूमिका, SIR प्रक्रिया, विपक्ष के आरोपों, संवैधानिक प्रावधानों, आर्टिकल 326, 14, 19, 21 और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें संतुलन साधने की चुनौती पर फोकस करना होगा। और तीसरा प्रश्न GS3 इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। क्वेश्चन 3, India's pursuit of Atmanirbhar Bharat involves not just boosting domestic production but also fostering innovation ecosystems through targeted initiatives like the Build in Bharat program. Evaluate the effectiveness of such collaborative models like the DPIIT Athar MOU in driving growth in strategic sectors amidst global economic headwinds. भारत के आत्मनिर्भर भारत के प्रयास में न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है, बल्कि बिल्ड इन भारत कार्यक्रम जैसी लक्षित पहलों के माध्यम से नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना भी शामिल है। वैश्विक आर्थिक बाधाओं के बीच रणनीतिक क्षेत्रों में विकास को गति देने में ऐसे सहयोगी मॉडलों जैसे DPIIT आथर MOU की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स। ये प्रश्न भारत की औद्योगिक नीति के बदलते स्वरूप, सरकारी पहलों जैसे बिल्ड इन भारत, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी, MOU और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने को कहता है। इसमें अर्थव्यवस्था की 2 स्पीड प्रकृति का भी उल्लेख किया जा सकता है। ये तीनों ही प्रश्न काफी विचारोत्तेजक हैं और आज की चर्चा पर आधारित है। श्रोताओं को इन पर उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब बारी है डेली क्विज की। मैं प्रश्न पूछूंगी, आप विकल्प बताइएगा। बिल्कुल। पहला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर conducted in May 2025 primarily targeted terrorist infrastructure associated with which group? A. Al-Qaeda and ISIS. B. Lashkar-e-Taiba, LET and Jaish-e-Mohammed, JEM. C. Hizbul Mujahideen, NTRF. D. Taliban and Haqqani Network. थोड़ा सोचिए। दूसरा प्रश्न, The Special Intensive Revision SIR process for electoral rolls, recently in news regarding Bihar, is conducted under the primary authority of A. Ministry of Home Affairs. B. State governments. C. National Statistical Office, NSO. D. Election Commission of India, ECI. ये तो आसान होना चाहिए। In तीसरा प्रश्न, The Axioma technology representing an advancement in genetic medicine works by editing which type of molecule? A. DNA, deoxyribonucleic acid. B. Proteins. C. RNA, ribonucleic acid. D. Lipids. हमने इस पे विस्तार से बात की थी। चौथा प्रश्न, Which of the following was not explicitly mentioned as a key agreement or outcome during the recent India-Maldives high-level visit, July 2025? A. New line of credit LOC for Maldives. B. Establishment of a joint military base. C. Enabling UPI, RuPay and local currency settlement. D. Assistance for building a defense ministry in Maldives. ध्यान से विकल्पों को देखिए। और पांचवा प्रश्न, The Supreme Court of India took suo motu cognizance regarding the issue of stray dog menace and rabies deaths in Delhi, primarily invoking which fundamental right? A. Article 14, Equality before law. B. Article 19,
freedom of speech and expression, C. Article 21, right to life and personal liberty, D. Article 25, freedom of religion. चलिए अब मैं उनके जवाब बताता हूं। पहले प्रश्न का सही उत्तर है बी, लश्कर-ए-तौबा एलईटी एंड जैश-ए-मोहम्मद जेएम। ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं के ठिकानों के खिलाफ था। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई। सार प्रक्रिया ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में आती है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है सी, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्जिमेर एक आरएनए एडिटिंग तकनीक है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है बी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री बेस। बाकी तीनों समझौतों परिणामों का जिक्र हुआ था, जॉइंट मिलिट्री बेस की बात नहीं थी। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है सी, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सीधे जीवन के अधिकार से जुड़े हैं। बहुत अच्छे। उम्मीद है श्रोताओं ने भी सही जवाब दिए होंगे। अब आखिर में है रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। ये तेजी से रिवीजन करने में मदद करते हैं। आप मुख्य अवधारणाएं बता सकते हैं? जरूर। मैं कार्ड के दोनों साइड की जानकारी संक्षेप में बताता हूं। फ्रंट, ऑपरेशन सिंदूर। बैक, इंडियाज मल्टी-डे, मल्टी-डोमेन प्यूनिटिव कैंपेन May 2025 against terror camps in Pakistan, POJK, marked a shift towards a more assertive counter-terrorism doctrine, aimed to destroy terror infrastructure and send a deterrent message. 2. Front, Special Intensive Revision, SIR, back. ECI led house-to-house verification of electoral rolls. Bihar SIR 2025 became controversial due to allegations of exclusion and procedural fraud versus ECI's mandate for a clean roll. Legal challenge in Supreme Court. 3. Front, Sagar Doctrine, back. Security and growth for all in the region. India's Maritime Cooperation Doctrine for the Indian Ocean region emphasizes security, economic growth, transparency, and mutual respect. India-Maldives reset is a key example. 4. Front, suo motu cognizance. Power of high courts to initiate hearings on their own in matters of public interest or violation of fundamental rights without a formal petition. Example, SC on Delhi rabies issue. 5. Front, adder enzymes. Back, adenosine deaminase acting on RNA. Enzymes naturally present in human cells used by RNA editing technologies like Axiomer to make specific changes to RNA molecules for therapeutic purposes. 6. Front, DPIT Ether, MOU, back, partnership under the Build in Bharat initiative to create an ecosystem for clean mobility and advanced manufacturing in India. Represents a targeted, collaborative approach to industrial policy. 7. Front, CAG's role with PSUs, back, Constitutional body, Article 148 to 151, auditing expenditure of government and PSUs. Reports, like on sales inventory, tabled in Parliament, enhance accountability, financial discipline, and efficiency in PSUs. 8. Front, urban flooding. Back, flooding in urban areas, often exacerbated by anthropogenic factors like poor planning, inadequate drainage, and excessive concretization, alongside intense rainfall. Delhi NCR floods July 2025 highlighted this vulnerability. 9. Front, hypertrophic cardiomyopathy, HCM. Back, a genetic heart condition causing thickening of the heart muscle, a potential cause of sudden cardiac arrest, SCA, especially in young, seemingly fit individuals during exertion. Highlights need for screening. India-Maldives Defense Ministry building, back. Part of the recent agreements, July 2025, where India will assist Maldives in constructing its defense ministry building, symbolizes deepening strategic and security cooperation between the two nations. बहुत बढ़िया। ये फ्लैश कार्ड्स रिवीजन के लिए वाकई बहुत उपयोगी रहेंगे। तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। चलिए अब आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं, की टेकअवेज को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में। पहला, हमने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की नई असर्टिव काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन पर बात की, जिसमें 5 पॉइंट सिद्धांत शामिल है।
दूसरा, बिहार एसआईआर विवाद और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बनाम फ्रेंचाइज की जटिल बहस को समझा। तीसरा, भारत मालदीव संबंधों के सफल रीसेट और नेबरहुड फर्स्ट तथा सागर नीतियों के महत्व को देखा। चौथा, पीएसयू जवाबदेही में सीएजी की भूमिका पर चर्चा की, सेल के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के उदाहरण के साथ। पांचवां, दिल्ली में रेबीज संकट पर सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो कॉग्निसेंस और इससे उजागर हुई शहरी शासन विफलता को समझा। और आगे छठा, भारतीय अर्थव्यवस्था की दो गति वाली स्थिति, उसकी ताकतों, चुनौतियों और बिल्ड इन भारत जैसी लक्षित नीतियों पर नजर डाली। सातवां, मणिपुर में जारी सुरक्षा चुनौतियों और निरस्त्रीकरण के प्रयासों का जायजा लिया। आठवां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को देखा, प्लैनेटरी डिफेंस, आरएनए एडिटिंग और सिटीजन साइंस के प्रभाव को। नौवां, पर्यावरणीय चुनौतियों को समझा, दिल्ली में अर्बन फ्लडिंग और यूएन के रिन्यूएबल एनर्जी पर वैश्विक जोर को। और 10वां, हमने कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात की, युवाओं में एससीए, उच्च शिक्षा में सुधार और पर्यटन से उपजे सामाजिक आर्थिक तनाव। ये आज की चर्चा के मुख्य बिंदु थे। बिल्कुल। और अब जैसा कि वादा था, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अ फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हाँ, तो आज हमने देखा कि कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे जोर दे रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में, और साथ ही वो घरेलू चुनौतियों, डोमेस्टिक चैलेंजेस से भी जूझ रहा है, जैसे शहरी शासन की विफलता या सामाजिक तनाव। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट और नागरिक कल्याण, सिटीजन वेलफेयर के बीच हमेशा तालमेल बना रहता है, या कभी-कभी इनमें एक तनाव, टेंशन पैदा होता है। और अगर होता है तो उस संतुलन को कैसे साधा जाए? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस विचार के लिए, और श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि इस पूरे विश्लेषण को एक बार फिर से ध्यान से सुने। हाँ, क्योंकि ज्ञान की गहराई ही वास्तविक शक्ति है। ये समझ ना सिर्फ यूपीएससी परीक्षा में मदद करेगी, बल्कि एक जागरूक नागरिक, एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने में भी सहायक होगी। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा या विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे काम को समर्थन देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही हम इस तरह की गुणवत्तापूर्ण जानकारी आप तक लंबे समय तक पहुंचाते रह सकेंगे, चैनल को सस्टेनेबल बना सकेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।